नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र में सरकार के विधायी कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। देश भर में अब तक 35 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके लगे। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.98% हुई। बिहार सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को 8 फरवरी से फिर से खोलने का निर्णय लिया। फ्रांस ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और महामारी के संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए यूरोपीय संघ के अलावा अन्य सभी देशों के नागरिकों के लिए अपनी सीमाओं को बंद किया। और देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बजट सत्र में सरकारी कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक जारी है। वर्चुअल बैठक के दौरान विपक्षी पार्टियां दिल्ली की सीमा पर कई स्थानों पर किसानों के आंदोलन को लेकर संसद में बहस की मांग कर सकती हैं। विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी ये मांग उठाई थी, लेकिन सरकार का सुझाव था कि किसानों के आंदोलन का मुद्दा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि इसके लिए लोकसभा में 2, 3 और 4 फरवरी को बहस के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। इस बार सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के शुरुआत के बाद आयोजित की जा रही है। सत्र की शुरुआत कल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण से शुरू हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ नागरिकों से कायदे कानूनों का निष्ठा से पालन करने की अपेक्षा रखता है। श्री कोविंद ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन कल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में 26 जनवरी को राष्ट्रध्वज के अपमान और गणतंत्र दिवस के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित तीनों कृषि कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार तथा शक्तियां प्रदान करना है। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने कोविड महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार के समय पर उचित निर्णयों से लाखों लोगों की जान बचाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट सत्र के समय का उचित उपयोग होना चाहिए। संसद में कल बजट सत्र से पहले श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि सांसद जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान करने का अवसर नहीं गंवाएंगे। इस दशक का पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। सरकार ने कहा है कि देश में वी आकार का आर्थिक सुधार हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती और संकट से उबरने की क्षमता का प्रमाण है। विशाल टीकाकरण अभियान, सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत सुधार तथा उपभोग और निवेश में तेज वृद्धि के बल पर ये आर्थिक सुधार हुआ है। कल संसद के पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है।
प्रमुख आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा कि बिजली की मांग, माल ढुलाई, ई-वे बिल, जीएसटी संकलन और स्टील की खपत जैसे संकेतों में तेजी लौटने के बल पर ये वी शेप का सुधार आया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किए जाने वाले तीसरे केंद्रीय बजट को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की गुजरात इकाई के अध्यक्ष फेनिल शाह ने कहा है कि वित्त मंत्री को कोविड से उत्पन्न स्थिति के बारे में कई उपायों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्र पर जोर दिए जाने के साथ ही आयकर में बढ़ोतरी का सुझाव दिया। कोविड-19 जो अभी हुआ और उसके बाद जो नया नॉर्मल आया है, वो नए नॉर्मल के कारण नए ड्रीम्स आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी और उसको हमारा भारत कैसे अडॉप्ट कर पाए, उसके साथ कैसे चल पाए, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। गवर्नमेंट के पास से हमें एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले बजट के अंदर अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो जो इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो काफी समय से सेम है, तो उसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन लाया जाए और उस लिमिट को थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे एक मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर जो है उसे भी बेनिफिट मिले। हमारे मुंबई संवाददाता ने इस बारे में कुछ क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों से बातचीत की है। जिंस और सर्राफा बाजार के विशेषज्ञ अमित मोदक ने बजट निर्माण की प्रक्रिया और इस संबंध में सरकार की जिम्मेदारियों की सरल शब्दों में व्याख्या की है। सरकार के पास लिमिटेड सोर्सेस है कि जिसके चलते सरकार अपनी कुछ मदद कर सकता है। लग्जरी गुड्स को हायर टैक्सेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर जीवनावश्यक वस्तुओं को टैक्स का रिलीफ मिल सकता है। फिर भी मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री से हूं, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में प्राइसेस बहुत बढ़ गए गोल्ड के, तो जीएसटी का रेट कम होना चाहिए, ऐसा अपेक्षा है। लेकिन हम सरकार से अनुरोध करके उसके आग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना की परिस्थिति के कारण सरकार ऑलरेडी डेफिसिट में चल रही है, उसका इनकम कम हुआ है और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट महेश मधोलकर को उम्मीद है कि आयकर की दरों में कुछ बदलाव आ सकते हैं। जीएसटी का जो अभी पेनल्टी जो लग रही है, जो एमएसएमई को बहुत तकलीफ दे रही है, थोड़ा उसमें उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए गवर्नमेंट का। एमएसएमई को मैक्सिमम हेल्प करना चाहिए। बैंकिंग में भी 1 करोड़ और उसके नीचे वालों को ज्यादा लोगों को एम्पावर करना चाहिए। स्टार्टअप यूनिट, मेक इन इंडिया, उनको सपोर्ट चाहिए। अगर इंडस्ट्री को सपोर्ट हो गया, फार्मा इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट चाहिए। कोविड महामारी से उबर रही देश की अर्थव्यवस्था के सामने अनेक चुनौतियों के बावजूद जनता को बजट से कई अपेक्षाएं हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में चार्टर्ड अकाउंटेंट आलोक कुशवाहा ने आशा व्यक्त की कि सरकार आम लोगों को करों में राहत दे सकती है। मैं इस बजट से यह एक्सपेक्ट करता हूं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा बजट पेश करें जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे दौड़ने लगे। साथ में एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड होने के नाते मेरी यह भी एक्सपेक्टेशन होगी कि टैक्सेशन चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे आम आदमी जो ऑलरेडी कोविड की वजह से परेशान है, उन पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े। कोलकाता के सेठ सुखलाल कमानी स्मारक अस्पताल की डॉक्टर ओलंपिया इस बजट से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन की उम्मीद कर रही हैं। If the budget in the healthcare system increase, then there will be upliftment of the healthcare infrastructure, healthcare delivery, and obviously patient care. And being a doctor, I always wish that every person will be able to get the proper healthcare with very minimum expenses, so that they don't have to bother regarding their getting medicines or investigations, everything. And expenses should be very minimum. बजट से विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी व्यापक अपेक्षाएं हैं। हमारे जयपुर संवाददाता की ये रिपोर्ट। कोरोना के कारण लगभग 1 साल के पीड़ादायक वक्त के बाद पेश होने जा रहे बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल कहते हैं कि बजट उद्योग और व्यापार को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
उम्मीद ये है कि व्यापार उद्योग के जो कुछ नियमों का सरलीकरण होना, कुछ जीएसटी के नियमों का सरलीकरण होना, कुछ आयकर में रियायत होना, तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यापार उद्योग बढ़े, इसके लिए कुछ जो पिछले कोरोना के दौरान जो भी इंटरेस्ट लगा है व्यापारियों का, उसके इंटरेस्ट में सरकार अपने तरफ से कुछ रियायतों की घोषणा करे। चौथा जो है कि ये बजट पे कि हम आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए हमारा इंपोर्ट कैसे कम करें, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, उस पर भी सरकार का फोकस रहेगा। टूर ऑपरेटर करतार सिंह पूनिया का कहना है कि कोरोना के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में इसे सहयोग करने के लिए बजट में कुछ घोषणाएं की जानी चाहिए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि टैक्स पेयर होता है उसको आईटी डिडक्शन में, जो डोमेस्टिक ट्रेवल में वो जाएगा इंडिया में कहीं घूमने, तो उसको आईटी डिडक्शन दिया जाए, जिससे कि वो इसमें ज्यादा घूमने के लिए इंडिया में जाएं, लोग खर्चा करें और उनका टैक्स बेनिफिट मिल जाए। दूसरा, हम लोग चाहेंगे कि इसमें टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा और सुधार किया जाए, जीएसटी दोबारा रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए। हर साल बजट आता है और समाज के विभिन्न वर्गों की अपनी अपेक्षाएं होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी बजट हर वर्ग की तरक्की सुनिश्चित करने वाला हो। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में भी विभिन्न क्षेत्रों के लोग केंद्रीय बजट से आशाएं लगाए हुए हैं। महिलाएं भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें कर रही हैं। एक निश्चित बजट पर घर चलाने वाली गृहिणियां आने वाले बजट से अपेक्षा कर रही हैं कि घरेलू सामान जैसे खाद्य पदार्थ और राशन की कीमतों में कमी आनी चाहिए, क्योंकि यह उनके रसोई के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की एक गृहिणी संध्या कोठारी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अपनी अपेक्षाएं साझा करी। घरेलू चीजें जैसे खाद्यान्न, सब्जियां और गैस टंकी, इन सब का दाम जितना पॉसिबल हो सके उतना न्यूनतम रहे। हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो भी एक महिला है और गृहिणियों की समस्या को वो अच्छी तरह से समझ सकती हैं, तो निश्चित रूप से बजट में इन सभी चीजों का प्रावधान होगा। महिला सुरक्षा, बालिकाओं के लिए सुलभ शिक्षा, गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता भी महिलाएं बजट से अपेक्षित कर रही हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उच्चतम न्यायालय की समिति ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर 17 किसान संगठनों के साथ कल बातचीत की। इसमें 11 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने भाग लिया और कृषि कानूनों पर खुलकर अपने विचार रखे। उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी को इस समिति का गठन किया था। समिति सभी पक्षों से चर्चा कर कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट देगी। न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित किया हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 35 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 5,71,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 4,63,000 लोगों को ये टीका लगाया गया। इसके बाद राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान है। इस बीच देश में कल 14,800 से अधिक रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.98% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 1,03,00,000 से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 18,855 नए रोगियों का पता चला,
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 137 लोगों की मौत की पुष्टि होने के साथ ही मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,54,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे फरवरी के पहले सप्ताह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाना शुरू करें। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से राज्यों के अग्रणी कार्यकर्ताओं के डेटाबेस को अपडेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य कर्मियों का कोविड का टीका लगाने का काम 5 फरवरी तक पूरा करने का आदेश दिया है। इसके बाद अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण आरंभ होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल देश भर में सबसे अधिक टीके उत्तर प्रदेश में लगाए गए। कल प्रदेश में 1,68,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया, जो कि लक्ष्य का 75% था। टीकाकरण का काम प्रदेश भर में 2,076 स्थानों पर किया गया। राज्य सरकार ने सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को टीकाकरण के लिए तय किया है और पिछले 2 दिनों में 2,94,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड के टीके लगाने का काम 5 फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 5 फरवरी से ही अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को भी टीके लगाने का काम शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक 25 मार्च तक देने का लक्ष्य रखा गया है। 25 मार्च से प्रदेश में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड के टीके लगाने का काम शुरू होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में अब हर जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोविड टीकाकरण सप्ताह के 7 दिन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने रोजाना 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। इस बीच बिहार में कोविड महामारी से ठीक होने की दर 98.92% हो गई है। राज्य में अब तक 2,57,669 रोगी संक्रमण से ठीक हुए हैं। तेलंगाना में 1,66,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया है। राज्य में अब तक कहीं से भी इस टीके के दुष्प्रभाव की कोई जानकारी नहीं है। इस बीच राज्य में कल कोविड के 186 नए मामलों का पता चला। कल 2 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,598 हो गई है। मिजोरम में अब तक करीब 8,500 स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। उधर राज्य में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। इस समय राज्य में कोविड के सिर्फ 39 मरीज हैं। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। यहां स्वस्थ होने वालों की दर 98.77% है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आज कोविड महामारी के 43 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में 2,685 कोविड परीक्षण भी किए गए। बिहार सरकार ने 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए स्कूलों को 8 फरवरी से फिर से खोलने का फैसला किया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में संकट प्रबंधन दल की बैठक में इसका फैसला किया गया। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण राज्य में पिछले साल 14 मार्च से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। स्कूल खुलने पर उनमें कोविड संबंधी सभी नियमों का पालन और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। लखनऊ मेट्रो रेलवे अपने डिब्बों को अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है। आकाशवाणी के लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इसकी प्रेरणा न्यूयॉर्क मेट्रो से मिली। इन किरणों से एक डिब्बे को सिर्फ आधे घंटे के अंदर सैनिटाइज किया जा सकता है। इस तरह से डिब्बों को सैनिटाइज करना काफी सस्ता भी है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में भीड़ प्रबंधन के लिए आगामी 1 फरवरी से स्थानीय लोगों को व्यस्त समय के दौरान तय समय सीमा के भीतर लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 28 फरवरी तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। सोने के कारोबार पर कोविड महामारी के प्रकोप का प्रतिकूल असर पड़ा है। सोने की मांग पिछले 11 वर्ष में सबसे कम स्तर पर आ गई है। विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में स्वर्ण आभूषणों की मांग 42% घट गई है। कोरोना वैक्सीन की तीसरी किस्म बहुत जल्द भारत में उपलब्ध हो जाएगी।
भारतीय सीरम संस्थान के कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने बताया है कि नोवावैक्स की वैक्सीन कोवोवैक्स के परीक्षण के लिए आवेदन किया जा चुका है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि देश में जून 2021 तक कोवोवैक्स टीका मिलना शुरू हो सकता है। नोवावैक्स द्वारा जारी बयान के अनुसार ब्रिटेन में कोवोवैक्स के तीसरे चरण के परीक्षण में इसे 89.3% सफल पाया गया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र में सरकार के विधायी कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। देश भर में अब तक 35 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके लगे। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.98% हुई। बिहार सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को 8 फरवरी से फिर से खोलने का निर्णय लिया। फ्रांस ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और महामारी के संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए यूरोपीय संघ के अलावा अन्य सभी देशों के नागरिकों के लिए अपनी सीमाओं को बंद किया और देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर वे आज सुबह राजघाट गए और राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी बलिदान दिवस के अवसर पर राजघाट में बापू को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बलिदान दिवस के अवसर पर आज पूरे देश में 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि बापू के आदर्श आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बलिदान दिवस पर हम उन महान महिलाओं और पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता और प्रत्येक भारतीय के कल्याण के लिए समर्पित किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा है कि गांधीजी ने शांति, अहिंसा और आत्म बलिदान की अलख जगाई। उन्होंने कहा कि गांधीजी ने अपने विचारों और कार्यों से विश्व पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 के पहले चरण की शुरूआत राष्ट्रपति भवन में एक बच्चे को पोलियो खुराक पिलाकर की। इस अवसर पर देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे। कल पोलियो टीका पिलाने का पहला दिन होगा। इसे राष्ट्रीय टीका दिवस या पोलियो रविवार भी कहा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा रद्द हो गया है। वे कल रात कोलकाता पहुंचने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के वक्तव्य में कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह के आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। असम में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग ने शराब के अवैध उत्पादन, भंडारण और बिक्री के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्हें शराब पिलाए जाने से संबंधित तथा अन्य नियमों की शिकायत दर्ज कराने के लिए भी इस हेल्पलाइन की मदद ली जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर है 700-22315557 और 700-22666033। असम में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का असम गण परिषद के साथ गठबंधन बना रहेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि पार्टी असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल के साथ राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ेगी।
मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष मेतवाह लिंगदोह ने कल ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय का दौरा किया और राष्ट्रीय ई विधान परियोजना के बारे में जानकारी हासिल की। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा देश में ऐसी तीसरी और पूर्वोत्तर में पहली विधानसभा है जहां राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग परियोजना सफलतापूर्वक लागू की गई है। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों ने पुलवामा जिले के लेलहार गांव में सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि कल देर शाम सुरक्षा बलों ने जब इलाके की नाकेबंदी की तो ये 2 आतंकी उसमें फंस गए। इसके बाद शुरू हुई गोलीबारी में एक आतंकी घायल हो गया। दोनों ने आधी रात के आसपास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल युवाओं से अनुरोध किया है कि वे अपने घरों को लौटकर नया जीवन शुरू करें। उन्होंने कहा है कि समाज को और विशेषकर ऐसे भ्रमित युवाओं के परिवारों को उनकी बहुत आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में आज सुबह मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में 10 व्यक्ति मारे गए और 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि ये दुर्घटना आज सुबह 8 बजे के आसपास उस समय हुई जब एक मिनी बस एक वाहन से आगे निकलने की कोशिश में टैंकर से जा टकराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। फ्रांस ने कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हुए रविवार से यूरोपीय संघ को छोड़कर अन्य सभी देशों पर यात्रा संबंधी पाबंदियां फिर से लगा दी हैं और सिर्फ जरूरी कारणों से अन्य देशों को यात्रा की इजाजत देने का फैसला किया है। यूरोपीय संघ के देशों के लिए कोविड परीक्षण संबंधी नियमों को भी सख्त बनाया गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई पाबंदियों की दृष्टि से अगले कुछ दिन निर्णायक साबित हो सकते हैं। फ्रांस में हाल में कोविड संबंधी एहतियातों को कड़ा किए जाने के बावजूद संक्रमण की दर ऊंची बनी हुई है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने एक आदेश जारी किया है जिसमें सोमवार से सार्वजनिक परिवहन की सभी सेवाओं से यात्रा करने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा। 21 जनवरी को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सरकारी एजेंसियों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करने के आदेश दिए थे। दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु डिवीजन ने फर्जी ई टिकट बेचने वाली एजेंसियों के कार्यालयों में छापेमारी करके 7,70,000 रुपए मूल्य के टिकट और कई उपकरण बरामद किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कर्मियों ने बेंगलुरु में 10 स्थानों पर छापे मारे और 10 लोगों को गिरफ्तार किया। रेलवे साइबर सेल के द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 5 टीम ने छापे मारे। नकली आईडी की मदद से रेलवे टिकट छाप रहे व्यक्तियों की निश्चित जानकारी प्राप्त की गई थी। चिकपेट, मागड़ी रोड और केंगेरी में छापे मारकर अपराधियों को पकड़ा गया है। 27 IRCTC पर्सनल आईडी का उपयोग करके यात्रियों को ज्यादा दाम पर टिकट बेचने के अड्डे पता लगे हैं। इस धंधे में शामिल 27 लोगों के खिलाफ रेलवे एक्ट के सेक्शन 143 के अनुसार कंप्लेंट दर्ज हुआ है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 73वां संस्करण होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर और AIR न्यूज की वेबसाइट newsonair.com तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र में सरकार के विधायी कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। देश भर में अब तक 35 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीके लगे। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.98% हुई। बिहार सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को 8 फरवरी से फिर से खोलने का निर्णय लिया। फ्रांस ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और महामारी के संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए यूरोपीय संघ के अलावा अन्य सभी देशों के नागरिकों के लिए अपनी सीमाओं को बंद किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।